What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover Family. ये देखिए कितनी शानदार बात बोली गई है यहाँ पर बिल गेट्स के द्वारा। देखिए हर एक चीज के कुछ ना कुछ फायदे कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। आप लोगों ने ये बात भी सुनी होगी कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है कि कई बार ये बोला जाता है कि देखिए कि एग्जाम में लेट नहीं होना चाहिए, कि अपना काम लेट से नहीं करना चाहिए, सब कुछ काम टाइम पर करना चाहिए। पर लेकिन यहाँ से भी एक क्वालिटी निकल कर आती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग किसी एग्जाम में लेट जाते हैं या कोई काम लेट करना स्टार्ट करते हैं तो यहां से ये क्वालिटी निकल कर आती है कि कितने कम टाइम में आप लोग अपने आप को कितने शानदार तरीके से मैनेज कर पाते हैं। तो ये भी एक क्वालिटी है। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर टाइम आप अपने आप को लेट करना स्टार्ट कर दें। यानी कि कुछ सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए जहां पर आप अपने आप को डिफाइन करें कि मान लीजिए कोई काम किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में होता है तो कोशिश ये कीजिए कि उससे 5 या 10 मिनट पहले उस काम को निपटाने की कोशिश कीजिए। अपने आप को बांधिए उसमें। तो इससे क्या रहेगा, आप लोग की इफिशिएंसी बढ़ेगी, आप लोग की काम करने की जो पावर है वो बढ़ेगी। इस तरीके से आप लोग किसी भी काम को टैकल कर पाएंगे मिनिमम टाइम पीरियड में। यानी कि अगर सिचुएशन कभी ऐसी बनती है, आप लोगों को लगता है कि अभी कम टाइम बचा है पर लेकिन अब फुल इफिशिएंसी से काम कर पाएंगे अगर आप लोग उस प्रैक्टिस जोन में अपने आप को किसी तरीके से एक दो बार इंप्लीमेंट कर पाएंगे पास्ट में। तो इसलिए बोला जाता है कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसलिए हर एक टाइम पर अपने आप को आप लोगों को एक ऐसे जोन में रखना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना है, हम लोग इसको टैकल करके निकल जाएंगे। काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर मैं बेस्ट क्वेश्चन। ये है कोलंबिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका नहीं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हम लोग यहाँ पर चल रहा है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसमें कोलंबिया है, जाकर मैप में नहीं हारेगा। कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखते हैं क्या क्या आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये क्वेश्चंस के आंसर जो लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछे गए थे। आप लोग इसे रिविजन भी बोल सकते हैं एक तरीके से। तो देख लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के केस की बात मैंने आप लोगों से की थी। यह है वी सुरेंद्र मोहन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये वो केस था जिसके तहत यहां पर यह बोला गया अभी रिसेंटली कि जो लोग जिनको दिखता नहीं है उनको जज बनने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये काफी गलत डिसीजन बोला गया था। इसके ऊपर हम लोगों ने कंप्लीट आर्टिकल भी डिस्कस किया था। इसी के साथ में आप लोगों से पूछा था यहाँ पर ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, यानी कि हमारी कंट्री और अगर आप लोग चाइना या फिर यूएसए के साथ में कंपेयर करेंगे तो जो हायर एजुकेशन होती है उसमें इनरोलमेंट काफी कम है। हमारी कंट्री में 25% लोग ही आगे जाकर हायर एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं, जबकि चाइना में लगभग 48% है और यूएसए में 88% है। तो इसलिए हमारी कंट्री में काफी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। 106 जो इंडियन साइंस कांग्रेस अभी रिसेंटली आप लोगों को पंजाब में देखने को मिली तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये 106वां यहां पर इसका सेशन था। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह बोला गया था कि हम लोगों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। दो प्रोजेक्ट जिसमें बोला गया था हायर एजुकेशन में फोकस देने की बात की गई हमारी कंट्री में। एक तो स्टडी इन इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री में और स्टडी करो और इस तरीके से हम लोग अपनी कंट्री के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बढ़ाने की बात कर रहे थे। दूसरे में हम लोगों ने बोला था इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। 6 यहां पर जो कॉलेज है उनको इंक्लूड किया गया था, 3 प्राइवेट है और 3 यहां पर गवर्नमेंट है। तो डिटेल में डिस्कस किया था, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। इंडिया ने अभी डिफीट किया यहां पर न्यूजीलैंड को शानदार तरीके से। वनडे जो मैच था यानी कि 5 मैच की सीरीज थी, पर लेकिन हम लोग इसको ऑलरेडी जीत चुके हैं। बात की जा रही है यूएसए के द्वारा। तो यूएसए ने डिक्लेयर किया है पीस प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए कंडीशन तालिबान के साथ में कैसे काम आगे बढ़ाया जा सकता है। बैंक ऑफ इंडिया का नेट प्रॉफिट यहां पर 6% देखने को मिला, जिसके बेस पर यह बोला गया कि जो आरबीआई के द्वारा एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, उससे बाहर निकल पाएगा। इस फ्रेमवर्क के तहत कोई बैंक अगर है तो वो अब गवर्नमेंट एंटिटी को ही यहां पर एक तरीके से लोन वगैरह दे सकता है, किसी दूसरी एंटिटी को नहीं। यानी कि एक तरीके से मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को बोलूं, किसी पर्टिकुलर बैंक के काम करने का जो क्राइटेरिया है वो एक स्पेयर जो है वो लिमिटेड कर दिया जाता है जब पीसीए की बात यहां पर आती है। तो ये कुछ आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। और हाँ, कल आप लोगों का एक आर्टिकल छूट गया था तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में, या तो सैटरडे में या फिर जिस दिन भी मुझे टाइम लगेगा कम आर्टिकल है आज, उस दिन उसको इंक्लूड कर लूंगा। तो जिसने भी याद दिलाया, कई सारे बच्चों ने, तो इस तरीके से याद दिला दिया कीजिए अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो देख लेते हैं कौन सा आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करना है। तो यहां पर जो ये वाला आर्टिकल है ये बात करते हैं यूनिवर्सल बेसिक कैपिटल के बारे में। एक बात है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के, लेकिन यहां पर बात की जा रही है यूनिवर्सल बेसिक कैपिटल के बारे में। तो आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे। ये साइड वाला आर्टिकल यहाँ पर कर्नाटक की पॉलिटिक्स से हल्का सा नजर डालेंगे। हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए एक्चुअल में चल क्या रहा है, क्योंकि उसका इंपैक्ट आने वाले इलेक्शन पर देखने को मिल सकता है। बाकी टीवी के लिए नई रेगुलेशन निकल कर आई यहाँ पर जो ट्राई के द्वारा लाई गई, यानी कि किस तरीके से जो डीटीएच है आप लोगों के लिए जो चैनल अवेलेबल रहेंगे अब उतना ही पे करना है जितने आप लोगों को चैनल चाहिए। डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, कुछ तो पॉइंट यहाँ से हैं और कुछ जो लास्ट में हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया था उसको भी यहाँ पर इंक्लूड करूंगा ताकि आप लोगों को एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू यहाँ पर मिल सके। तो अच्छे से आर्टिकल डिस्कस करेंगे। गांधी जी के बारे में आज है 30 जनवरी
जनवरी, और आपको पता है कि 30 जनवरी को ही गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उन्हीं के बारे में आर्टिकल है, तो कंपेयर किया गया है यहाँ पर कुछ बातें, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए। आज के दिन यहाँ पर इंटरव्यू आता है, तो पीटी ऊषा का इंटरव्यू है यहाँ पर, जो कि एक एथलीट थी, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर अच्छे से। प्रियंका गांधी जी को दिया गया है एक नई ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, खासकर उत्तर प्रदेश के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। ये कुछ डेटा पॉइंट के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, हल्का सा नजर इसके ऊपर भी डालेंगे। पहले एक बार कर्नाटक के बारे में आप लोग देख लीजिए। देखिए कर्नाटक को आप लोग मैप में नहीं हारेंगे, तो ये होगा कर्नाटक। यहाँ पर हो गया केरला टच करता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा। टोटल मिलाकर यहाँ पर आप लोगों के सामने है कर्नाटक को जो टच करने वाले राज्यों की संख्या है वो आज की डेट में 6 हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले अगर आप लोग इसको देखेंगे तो पहले के हिसाब से अगर चलेंगे तो 5 थे, पर लेकिन तेलंगाना बनने के बाद में अब ये 6 हो चुके हैं। अगर यहाँ पर पॉलिटिक्स की रिसेंटली अभी बात करें, जब इलेक्शन हुए यहाँ पर, तो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा निकल कर आया। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीट थी 104, 224 जो यहाँ पर टोटल सीट है। इसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास यहाँ पर थी 78 और जेडी के पास थी यहाँ पर कितनी 38। अब देखिए दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो बात ये थी कि देखिए ये दोनों मिलकर यहां पर गवर्नमेंट बना लेते। अगर ये दोनों मिलकर यहां पर गवर्नमेंट बना लेते तो क्या होता, तो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर रहता। नॉर्मल सी बात है, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर यहां पर कोई बात ही नहीं है कि यहां पर इसका चीफ मिनिस्टर बने। पर लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को आउट रखने के लिए यहां पर इसके साथ गठबंधन किया, और गठबंधन करने के बाद में ये बोला कि आप अपना चीफ मिनिस्टर रखिए, ठीक है। यानी कि चीफ मिनिस्टर अब यहां पर जेडी से निकल के आया। पर लेकिन देखिए एक साइड में ताकतवर पार्टी, खासकर नेशनल लेवल की पार्टी, और उसी के ज्यादा यहां पर एक तरीके से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो बनना ही था। तो देखिए एक बात और यहां पर मोटे मोटे तौर पर यह बोली जाती है कि जब जब इलेक्शन आते हैं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहती है तो कहीं ना कहीं उसका पलड़ा भारी माना जाता है। तो इसीलिए अब इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन में एक तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, और दूसरा यहां पर यह चाह रहा है, हर एक पार्टी यहां पर यह चाहती है कि उसकी गवर्नमेंट यहां पर ताकतवर है एक तरीके से राज्य के अंदर, ताकि जो सीट्स है वहां पर, या बात कर लें आप लोग किसकी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, यानी कि एमपी की, यानी कि लोकसभा के जो इलेक्शन होंगे उसके लिए। तो अगर ये पावर में रहते हैं बीजेपी वाले, तो यहां पर आराम से सीट को ये अच्छे से यहां पर ये माना जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ ना कुछ फायदा जरूर निकल के आ जाता है। तो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए यहां पर रस्साकसी चल रही है। और दूसरी कांग्रेस भी यहां पर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर के जो कैंडिडेट थे, ये आप लोग देखते हैं, ये सिद्धारमैया, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं इनको ढंग से काम नहीं करने दे रहे हैं, ये भी इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, जिनका नाम है एच डी कुमारस्वामी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये है आज की डेट में चीफ मिनिस्टर, और ये है यहाँ पर बीजेपी, ये बीजेपी है, ठीक है ना। बीजेपी के थे यहाँ पर बीएस येदियुरप्पा। तो अब यहाँ पर 3 कैंडिडेट यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के थे, ये चीफ मिनिस्टर है। नॉर्मली इनमें से या इनमें से बनता, पर लेकिन मैंडेट कुछ ऐसा आया कर्नाटक के अंदर, इनको बना दिया गया। तो अब यहाँ पर ये प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर इनकी वजह से कई तो यहाँ तो ये बीजेपी वाले कई तरीके से यहाँ पर जो एमएलए हैं वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पर ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, ताकि पावर इनके हाथ में रहे। तो एक बड़ी ही अजीब से यहाँ पर क्रिया एक चल रही है आज की डेट में। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर सर्वाइव कर पाती है गवर्नमेंट, या फिर सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। बात की जा रही है यहाँ पर गांधी जी से रिलेटेड आर्टिकल है। यहाँ पर शहीद दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग गांधी जी को, जिस दिन 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाद में हालांकि उनको फांसी दे दी गई थी नवंबर 15, 1949 में, पर लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। दो काफी बड़े पिलर यहाँ पर बोले गए, एक तो ट्रूथ और एक नॉन वायलेंस। तो ये जो इनके द्वारा यहाँ पर पिलर रखे गए, तो इसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार थे, यहाँ तक बात की जाती थी। तो जो मैंने अभी बोला, ये जान भी देने के लिए तैयार थे। आखिर ये जान देने का फंडा या फिर सच्चाई के लिए इस तरीके से काम करने का जो एक इंस्पिरेशन इनको मिली, तो वो कहां से मिली, तो ये आर्टिकल इसी के बारे में है। ये है सोक्रेटिस, इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं, या फिर सुकरात इनको बोल सकते हैं आप लोग। एक ग्रीस फिलोसफर थे ये, यानी कि ये शानदार तरीके से जो फिलोसफी इनके द्वारा दी गई कि जो जनता के कोज के लिए किसी भी हद तक जाने वाली जो फिलोसफी, कहीं ना कहीं गांधी जी ने इनसे बहुत कुछ सीखा। और इसी के बारे में यहाँ पर आप लोग बात भी देख सकते हैं, जो यहाँ पर आर्टिकल है उसमें बोला जा रहा है। और गांधी जी ने भी इनके बारे में अपनी जो राइटिंग्स है उसमें कई बार लिखा है कि किस तरीके से ये यहाँ पर इनसे काफी कुछ इनके द्वारा सीखा गया है। तो बात क्या की जा रही है यहाँ पर बेसिकली, बात तो पहले तो आप लोगों को ये आर्टिकल इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि 71st एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की आज ही के दिन, यानी कि 30 जनवरी। तो 30 जनवरी जो इनकी डेथ एनिवर्सरी है, कहीं ना कहीं ये बोला गया कि जब यहां पर इनकी गोली मारकर हत्या की गई थी, उस टाइम पर कहीं ना कहीं एक ऐसा पैटर्न बना कि जो लोग कहीं ना कहीं जो अपना विश्वास खो रहे थे नॉन वायलेंस में, वो भी एक साथ मिलकर आ गए और एक कहीं ना कहीं बहुत ही ताकतवर फोर्स बना। उस टाइम पर नेहरू जी के द्वारा बोला गया कि अर्जेंट नीड है आज की डेट में हम लोग को एक साथ मिलकर कोऑपरेटिवली किस तरीके से काम कर सकते हैं, उस पर फोकस हम लोग को देना पड़ेगा। क्योंकि देखना आप लोग को ये एक पैटर्न आप लोगों को नजर आया होगा अगर आप लोगों ने हिस्ट्री ढंग से पढ़ी है। देखिए अगर गांधी जी के आने से पहले इंडिया में
जो पैटर्न था वो एक ऐसा पैटर्न था कि जो आम जनता है वो अलग थी और जो यहाँ पर मेन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो अलग थी, यानी कि जनता के साथ में कनेक्टिविटी वो नहीं बना रही थी। पर गांधी जी ने एक कनेक्टिंग लिंक का काम यहाँ पर किया, जिसकी वजह से जो एक तरीके से जो रिवॉल्यूशन जो ऊपर अपर क्लास में चल रहा था वो कहीं ना कहीं मास मूवमेंट बनाया गया। तो ये मास मूवमेंट जो बनाया गया वो गांधी जी के द्वारा ही बनाया गया। ये एक ऐसे इंसान थे जो सूट बूट वालों में भी बैठते थे और जो एक तरीके से बिल्कुल गरीब तबका है सोसाइटी का उसके साथ भी बैठते थे, यानी कहने का मतलब ये, इसीलिए इनको कनेक्टिंग लिंक यहाँ पर माना गया। तो उसी के चलते जो यहां पर इनके द्वारा खुद भी ये बात बोली गई है, अगर बात करें इनको गोली मारी गई आप बाद में जाकर, पर लेकिन अगर देखें स्टार्टिंग में जनवरी 29 ये बात की जा रही है 1909, यानी कि 1909 में ही इनके द्वारा यहां पर एक लेटर लिखा गया और उस लेटर में इनके द्वारा ये बोला गया, उस टाइम पर ये साउथ अफ्रीका में थे, इन्होंने बोला कि यहां पर जो कंडीशन है उस कंडीशन में मेरी जान भी जा सकती है, पर हाँ अगर मेरी जान चली गई तो कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री के जो लोग यहाँ पर रहते हैं हिंदू मुसलमान, तो कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पर हमारी कंट्री के जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलेंगे, उनके अंदर यूनिटी आएगी। यानी कि मेरी जान जाने के बाद भी अगर मेरी जान चली जाती है इस काम में तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, जिस तरीके से मेरी जान जाने के बाद में जो रिजल्ट आने वाला है वो काफी अच्छा होगा, यानी कि लोग मिलजुल के रहेंगे और अच्छे से काम करेंगे। यही बात भगत सिंह जी के द्वारा बोली गई थी कि अगर मुझे फांसी पर चढ़ाया गया तो लाखों लाखों करोड़ों भगत सिंह पैदा होंगे हमारी कंट्री में। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जज्बा भरने वाली बात, ये एक्सेप्ट कर चुके थे ऑलरेडी कि देखिए जान तो एक ना एक दिन जानी ही है, क्योंकि जब जान गई बाद में, और ये बात इनके द्वारा बहुत पहले बोल दी गई थी और भी साउथ अफ्रीका के लिए, तो इस बात को ये कहीं ना कहीं हमेशा अपने माइंड में रखते थे कि जान भी जा सकती है कभी भी। तो ये कहीं ना कहीं इससे ऊपर उठ चुके थे, यानी कि जो मौत का डर होता है उससे काफी ऊपर उठ चुके थे। और ये बात कहां से निकल कर आई, ये बात काफी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो इनको देखिए वो सुकरात के द्वारा कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं, वो भी हमेशा क्या करते थे, वो भी मरने के लिए तैयार रहते थे और एक मृत्यु का जो डर है उससे ऊपर उठ चुके थे। और गांधी जी की जो फिलोसफी थी कहीं ना कहीं ऐसी थी, जिस तरीके से आप लोगों ने कहावत भी सुनी होगी, कई बार बोला जाता है कि सामने वाले को कोई भी काम करने के लिए तब मना करो अगर आप लोगों को लगता है वो काम गलत है, जब आप लोग वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि किसी ने गांधी जी को बोला कि मेरे बेटे को समझाओ कि मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है, तो गांधी जी ने बोला इसको अगले हफ्ते लेके आना या फिर 15 दिन बाद लेकर आना। तो जब 15 दिन बाद लेकर उस बच्चे को आ गया तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे समझा उनको कि मीठा नहीं खाना चाहिए ज्यादा, तो ये बोला आपने पहले क्यों नहीं बताया, उन्होंने बोला उस टाइम तक मैं भी मीठा खाता था। तो जिस तरीके से मैं आप लोगों को बोलता हूं मॉर्निंग में उठो या फिर आप लोग अच्छे से अपना शेड्यूल बनाओ, क्योंकि वो चीजें इसलिए बोल पाता हूं, मैं फॉलो करता हूं पैटर्न, और इसीलिए यहां पर प्रॉपर वे में एक लेक्चर डिलीवर कर पाता हूं। अगर मॉर्निंग में टाइम पर नहीं उठूंगा, टाइम पर लेक्चर नहीं आएगा, कई बार आर्टिकल बड़े हो जाते हैं, उसको अच्छे से बनाने में, पीपीटी बनाने में टाइम लगता है, तो कई बार लगता है कि जल्दी वो खत्म हो जाते हैं आर्टिकल, तो एक तरीके से बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। कई बार इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है, कई बार और कई सारी प्रॉब्लम आ जाती है, रीस्टार्ट हो जाता है, या फिर कई बार जो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो ढंग से काम नहीं करता है, तो पर लेकिन हम लोग बैलेंस कैसे बना के चल सकते हैं वो देखने वाली काफी बड़ी बात होती है। यानी कि सफरिंग जो होती है वो सीख कर आती है एक तरीके से, तो ये एक तरीके से जो लर्निंग है इनकी, मतलब प्रॉब्लम आ रही है सामने, पर लेकिन उसे सीख क्या रहे हैं हम लोग, तो सीख क्या रहे हैं, तो इनके जो सेल्फ सफरिंग है उसी के थ्रू इनकी लर्निंग का प्रोसीजर था। जो कुछ आ नहीं रहा था उसमें घुसो, सीखो, फेल हो गए कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, तो ये इनकी बात थी। और कहीं ना कहीं यहीं से पेशेंस भी निकल के आता है। जब इंसान इस तरीके की एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है अपने आप के लिए, तो एक पेशेंस इंसान के अंदर आ जाता है कि हाँ भैया ऐसा कुछ होने वाला है और मुझे ऐसा ही प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। तो जो आर्ट ऑफ डाइंग की बात यहां पर निकल कर आई कि हाँ अपने काम के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया जा सकता है, ये फिर आगे चल के इन्होंने जो सत्याग्रह चल रहा था स्टार्टिंग में साउथ अफ्रीका के अंदर, जो स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस इन्होंने किया वहां पर इसको यूज किया। और गांधी जी ने रेफर भी किया, यहाँ पर सुकरात को बोला गया इन्होंने सोल्जर ऑफ ट्रूथ, यानी कि सत्यवीर इनके द्वारा यहाँ पर बोला गया, जो यहाँ पर सुकरात को, तो कहने का मतलब है काफी कुछ इनके द्वारा यहाँ पर सीखा गया। अगर बात करें सुकरात की तरह गांधी जी ही क्या बोलते थे, ना तो वो रहस्यवादी थे और न ही एक साधु थे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बोली गई है बातें, कहने का मतलब यहाँ पर ये वो एक नॉर्मल इंसान थे और जनता के फायदे के लिए, एक जो असंतुष्ट सिटीजन है उसको संतुष्ट करने के लिए वो किसी भी हद तक जाते थे। यानी कहने का मतलब ये है सोसाइटी में किस तरीके से हार्मनी रखी जाती है उसके ऊपर फोकस देकर चला करते थे गांधी जी। और इसी डायरेक्शन में काफी इंस्पायर थे जो सुकरात से, और उनके द्वारा बोला भी गया है। गांधी जी ने हमेशा से जिस तरीके से सुकरात काम करता था, उनका जो एक्शन हुआ करता था सोसाइटी के लिए, उसी को वो शानदार तरीके से डायरेक्शन में मानकर चला करते थे। यानी कि सुकरात ने जिस तरीके से नागरिकों के सदाचार के लिए अच्छा काम किया है और उसे नैतिकता का स्रोत मानते हुए गांधी जी भी उसी डायरेक्शन में काम करते थे। तो ये कुछ बातें यहाँ पर है जो आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये छोटा सा आर्टिकल है, पहले इसको देख लेते हैं। ये है पीटी ऊषा। पीटी ऊषा एक काफी शानदार
शानदार एथलीट है हमारी कंट्री में। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है, नॉर्मल जो प्लेयर रहते हैं वो रिटायर होने के बाद में कई बार अपना जो फील्ड है उससे दूर हो जाते हैं, पर लेकिन इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। तो वेडनेसडे को इंटरव्यू आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इनके द्वारा भी कुछ ऐसी बातें यहाँ पर की गई है। देखिए अगर बात करें 1999, तो 1999 के टाइम पर इन्होंने लास्ट रेस अपनी दौड़ी, पर लेकिन उसके बाद भी ये अपना जो फील्ड है उससे दूर नहीं रही। हालांकि जो काफी अनफॉर्चुनेट कंडीशन थी 1984 में, तो 1984 के जो ओलंपिक थे, जो कि आप लोगों को लॉस एंजलिस ओलंपिक जिनको आप लोग बोल सकते हैं, उसमें ये 4th पोजीशन पर आई, यानी कि मेडल जीतने से जरा सी रह गई। तो ये काफी एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन थी, पर लेकिन ये रुकी नहीं। 5 गोल्ड मेडल इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में जीते 1985 में, और इसी तरीके से ये कंटिन्यू अपना काम करती रही। और ये दूसरी बात यहाँ पर जो अच्छी बात बोली गई है वो ये बोली गई है कि जिस तरीके से कई सारे लोग क्या करते हैं आज की डेट में कि गेम से जैसे ही रिटायर होते हैं वो साइड में हो जाते हैं, पर लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। कोच बनी और एक सेटअप किया उन्होंने, ऊषा स्कूल ऑफ एथलीट इन केरला। इसीलिए देखने को मिलेगा आप लोगों को काफी अच्छे एथलीट निकल कर आते हैं, अगर आप लोग बात करें साउथ इंडिया की साइड से भी। अब कई सारी बातें इनसे पूछी गई है, जो बातें निकल कर आती है आज की डेट में। अगर हम लोग देखें हमारी कंट्री में जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कैसे काम कर रही है, तो ये बोलती हैं कि पहले के कंपेयर में अगर देखा जाए तो आज की डेट में काफी प्रोडक्टिव है। पहले इतना प्रोडक्टिव नहीं हुआ करता था, आज की डेट में तो माइन्यूट जो चीजें हैं उन पर भी फोकस देकर चला जाता है। यानी कि आज की डेट में जो इन्वायरमेंट हमारी कंट्री में है वो कहीं ना कहीं बेटर है एज कंपेयर टू, अगर हम लोग इसके पहले के साथ में कंपेयर करके चलते हैं तो। दूसरी बात, खेलो इंडिया के बारे में आप लोग देखते हैं, खेलो इंडिया में काफी कुछ शानदार आप लोग इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। पहले ये स्टार्ट किए गए 2018 में और 2019 में, अभी सेकंड एडिशन देखने को मिला। दिल्ली में पहली बार हुए, दूसरी बार पुणे महाराष्ट्र में हुए, 31 जनवरी से थे और यहां पर 9 जनवरी से थे, खत्म 8 फरवरी को, यहां पर 20 जनवरी को। टोटल जो स्पोर्ट थे यहां पर 16 थे, 2 बढ़ गए, यहां पर 18 हो गए। इसी के साथ में जो गोल्ड थे यहां पर ये 209 और यहां पर 403 हो गए। तो इस तरीके से देख सकते हैं, पहली बार सबसे ज्यादा हरियाणा, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर दिल्ली था। अब की बार महाराष्ट्र और हरियाणा और दिल्ली ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी। तो ये आप लोग देखते हैं, पर लेकिन कई बार प्रॉब्लम यहां पर देखने को भी मिली। जो प्लेयर थे, खासकर जो साउथ इंडिया से प्लेयर आए थे, उनको जाने के लिए खासकर अपने जो गेम था वहां तक उनको एकोमोडेशन भी 8-8 घंटे भी लेट प्रोवाइड कराया गया। यानी कि सब कुछ सही चला, पर लेकिन कई सारी प्रॉब्लम फिर भी देखने को मिली, जो कि और ज्यादा अच्छे से प्रोडक्टिव वे में हम लोग कर सकते थे, पर लेकिन उस प्रोडक्टिव वे में कर नहीं पाए। तो कम से कम जो माइन्यूट प्रॉब्लम थी हम लोग उनको सुधार सकते हैं आने वाले टाइम में, और एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। इनके द्वारा बोला गया कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिससे आप लोगों को लग रहा है आने वाले टाइम में ओलंपिक में मेडल जीता जा सकता है, तो नीरज चोपड़ा का नाम इनके द्वारा बताया, जो कि जेवलिन थ्रोअर है, जो कि शानदार तरीके से अभी रिसेंटली एशियन गेम में भी उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था, तो उनका नाम इनके द्वारा बोला गया। इसी के साथ में हिमा दास जो कि एथलीट यहां पर है, उनका भी नाम लिया गया कि हाँ वो भी एक अच्छी प्लेयर है और उन्होंने भी अपना गेम शानदार तरीके से इंप्रूव कर रही है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक अच्छा आउटपुट उनकी साइड से भी मिले। इसी के साथ में छोटी सी बात यहां पर यह बोली गई इनके द्वारा कि देखिए एक टाइम हुआ करता था, लोग जो थे गेम में नॉर्मली नहीं आया करते थे, क्योंकि उसमें यह माना जाता था कुछ है नहीं वहां पर, जो मेडल से प्यार करता था वही गेम में आता था। पर आज के डेट में करोड़ों रुपए मिलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कोई 3 करोड़ रुपए दे रहा है, कोई 4, कोई 5 करोड़ रुपए यहाँ पर प्लेयर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आज की डेट में तो ये खेल जो होता है वो एक नवाबों वाला बन चुका है। यहाँ पर एक बार कोई मेडल आप लोग जीत कर आ जाए तो फिर आपकी पुश्ते नहीं, यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं सुधर गई है, इतना पैसा यहाँ पर दे दिया जाता है। तो आज की डेट में फैसिलिटीज भी अच्छी है, काफी अच्छा है। उस टाइम पर जो प्रॉब्लम करती थी काफी ज्यादा हुआ करती थी, बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं दिया जा करती थी। आज तो काफी अपॉर्चुनिटी यहां पर लोगों के पास में कि यहां पर आसानी से टैकल कर सकते हैं चीजों को। यानी कि पहले के कंपेयर में आज के डेट में बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आसान चीजें हो चुकी हैं, पर लेकिन देखिए कंपटीशन भी उसी लेवल पर बढ़ता हुआ जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं, क्वेश्चन बने तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आज जो आर्टिकल है यहाँ पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में, और इसको दूसरी तरीके से भी डिफाइन किया गया है। यहाँ पर जो आर्टिकल है, यहाँ पर मैं कंप्लीट इस आर्टिकल के ऊपर फोकस नहीं रहूंगा, आप लोगों को एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देकर चलूंगा, जिससे कि आप लोग कंप्लीट इसको अंडरस्टैंड कर सकें यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कॉन्सेप्ट को। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम में क्या प्रोज हैं और क्या कौन से, यानी कि क्या अच्छी बातें हैं और क्या बुरी बातें हैं, ये आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना है इंडियन इकोनॉमी के। यानी कि अगर हमारी कंट्री में यूनिवर्सल बेसिक इनकम आता है तो क्या अच्छी और क्या बुरी बात है और कैसे हम लोग इसको टैकल करके चल सकते हैं, ये बोला गया है। यहां पर एक छोटा सा उदाहरण है, आप लोगों को स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। बहुत सारा जो यहां पर इनकी करेंसी थी वो एक गाड़ी में भरकर जनता के सामने डाल दी गई, और जब जनता के सामने डालकर इसको पूछा गया कि क्या आप लोग चाहते हैं यहां पर ऐसा इनकम जो कि आप लोगों को बिना काम करे ही मिल जाए, तो देखिए यहां पर बेसिक इनकम के फंड को सपोर्ट करने की बात की जा रही थी। पर लेकिन जब जनता से व्यू मांगा गया तो 76.9
परसेंट जो वोटिंग है इसके अगेंस्ट में गई। यानी कि लोगों ने ये बोला हम लोग चाहते हैं कि काम करे और उसकी सैलरी मिले, और वही सबसे अच्छा है यहाँ पर। अगर आप लोग एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं, अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम आती है, यानी कि किसी भी इंसान की कितनी भी सैलरी क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा अमीर क्यों ना हो, पर उसको एक बेसिक इनकम मिलेगी ही मिलेगी, अगर कल को वो गरीब हो जाता है तो अपने जीवन को निर्वाह कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। तो साफ साफ नकार दिया गया यहाँ पर स्विट्जरलैंड के द्वारा कि ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। अगर आज की बात करें तो देखिए ये बोला जाता है कि हमारी जीडीपी अच्छे से लेवल पे ग्रो कर रही है, और इस तरीके से जैसे जीडीपी ग्रो कर रही है तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में जो डेवलपमेंट है वो ग्राउंड लेवल पर पहुंचना चाहिए। यानी कि एजुकेशन हो गया या फिर हेल्थ हो गया, ये ग्राउंड लेवल पर उन लोगों तक भी पहुंचना चाहिए जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और इसी की वजह से जो सब सहारन कंट्री है अफ्रीका में, खासकर जो गरीब कंट्री है, वो भी यहां पर कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पर पहुंच रही है, अपना जो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है हेल्थ और एजुकेशन में। पर हमारी कंट्री में हम लोग उस लेवल पर नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छा है। सब सहारन अफ्रीकन कंट्री का ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है, वो फिर भी उस लेवल पर जा रहे हैं, और हमारा ग्रोथ भी अच्छा है, हम फिर भी उस लेवल पर नहीं जा रहे हैं। तो यहां पर उसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो कहीं ना कहीं जो लोगों तक पहुंचना चाहिए उसका एक तरीके से, अगर यहां पर जो ग्रोथ है वो ग्राउंड लेवल पर, तो जो गरीब फार्मर है, किसान है, लैंडलेस लेबरर है, या फिर मिलियंस ऑफ वर्कर है जो कि यहां पर आज की डेट में उस लेवल पर नहीं है कि उनको यहां पर सोशल सिक्योरिटी मिल सके, तो यहां पर आप लोगों को उसके फायदे के लिए भी सोचना पड़ेगा। यानी कि ये नहीं है किसी के पास में पैसा नहीं है तो उसको मरने दो, उसका इलाज मत करो, तो ये कंडीशन आप लोगों को खत्म करनी पड़ेगी। पैसा नहीं है तो वो एजुकेशन नहीं ले सकता, मैं एजुकेशन इतनी महंगी नहीं करनी है ताकि यहां पर लोगों को एजुकेशन भी मिल सके आराम से। यानी कि अगर लोगों को एजुकेशन मिलेगी, लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, तो ही तो कुछ काम कर पाएंगे ना। तो दोनों साइड में फोकस देकर चलना पड़ेगा। अगर स्ट्रक्चर यहां पर बात करें तो देखिए कई तरीके के लोग होते हैं। एक तो ये बोलते हैं जिस तरीके की हमारी कंट्री है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही है, उसको ऐसे ही चलने दो। दूसरे कुछ बोलते हैं यहां पर इसको प्राइवेटाइज कर दो। तीसरे बोलते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम लेकर आ जाओ। तो कई तरीके की बातें यहां पर बोली जाती है। अगर आप लोग रियली में चाहते हैं यहां पर कंट्री को कैसे लेकर चलना है, तो अलग अलग तर्क अलग अलग लोगों के द्वारा दिए जाते हैं। और इसी के साथ में एक बात यहां पर अभी रिसेंटली ये भी है, सिक्किम की साइड से भी यहां पर एक ऐसी बात निकल कर आई है। सिक्किम राज्य के द्वारा बोला गया है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को पार्ट बनाकर रखेंगे। अभी यहां पर राहुल गांधी जी के द्वारा भी यहां पर कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी गई है कि जो गरीब तबका है सोसाइटी का, उसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम दी जाएगी, यानी कि कुछ ऐसी इनकम दी जाएगी और जो कि सप्लीमेंट होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितना उसको मिल रहा है वो तो मिलता ही रहेगा, उसको काउंट नहीं करेंगे कितना मिल रहा है, उसको अलग से एक बेसिक इनकम दी जाएगी। और यूनिवर्सल का मतलब जब आता है तो देखिए दो प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है। एक तो यूनिवर्सल अगर वर्ड यूज किया जाए तो इसका मतलब हो गया हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर बात करें यहां पर बेसिक इनकम की, तो यहां पर बेसिक इनकम, गारंटी बेसिक इनकम, या फिर अनकंडीशनल बेसिक इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। यानी कि कोई कंडीशन ही नहीं है। अनकंडीशनल बेसिक इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, हर एक इंसान यूनिवर्सली कवर करना है, तो ये होता है बेसिक इसका फंडा। तो कई बार यहां पर इसके नाम पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि अगर आप लोग बोलते हैं यहां पर कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी के तबके को हम लोग को बेसिक इनकम देनी है, तो फिर यूनिवर्सल वर्ड यहां से हटा दो, बेसिक इनकम रखो। फिर इसका नाम सप्लीमेंट देना है तो सप्लीमेंट की तरीके से रखो। कई सारे लोग की ये भी तर्क दिए जाते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि इनकम को क्या करो, जो सब्सिडी है उसको हटा दो और इनकम यहां पर लगा दो। तो ये बिल्कुल फंडा गलत है, ऐसा कुछ कभी बोला ही नहीं कि बेसिक इनकम की अगर बात करते हैं वहां तो हमेशा से ये बात निकल कर आती है कि आप लोग क्या करो, सप्लीमेंट दो इसको, ना कि आप लोग इसको अल्टरनेटिव बनाओ। यानी कि जो मिल रहा है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, और जो यहां पर ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि आप लोग सब्सिडी हटाकर और यहां पर ये सप्लीमेंट इसको देना, इस तरीके से यहां पर इनकम देना स्टार्ट करो। यानी कि अगर कोई इंसान आज के दिन 15,000 रुपए कमा रहा है तो उसको आप लोग अगर 8 या 9,000 रुपए यहां पर बेसिक इनकम देते हैं तो ये दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बोले कि पहले 15,000 रुपए तो कमा रहा है, इसको देने की जरूरत नहीं है। तो ये फंडा यहां पर बोला गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या निकल के आती है? प्रॉब्लम ये निकल के आती है, जो पुअर डिस्ट्रिक्ट है वो यहां पर मैप में आप लोग देखते हैं, और यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन मनी का है वो अलग है। यानी कि आप लोग देखिए ये इतना बड़ा एरिया है यहाँ पर, जो कि मेन आप लोग देखते हैं, जहां पर जो मेनली जो लोग हैं काफी गरीब हैं। पर लेकिन जब यहाँ पर बात की जाती है एलोकेशन की, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एलोकेशन वाला एरिया थोड़ा छोटा हो गया। इसी तरीके से अलग अलग एरिया को अगर आप लोग देखेंगे, हालांकि ज्यादा क्लैरिटी आप लोगों को नहीं आ रही होगी, यहाँ पर बेसिक फंडा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जहां पर गरीबी है वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है एग्जैक्टली, यानी कि जिन लोगों तक पैसा पहुंचना चाहिए उन लोगों तक पैसा नहीं पहुंचता है। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में आप लोग हमारी सोसाइटी में बोल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं इसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम को, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपोज करते हैं। जो सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं काफी फायदा देखने को मिलता है, लोगों की अर्निंग्स बढ़ती है, न्यूट्रिशन लेवल बढ़ता है, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस कम हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा जब घर में पैसे नहीं होता है तो बच्चों की पिटाई बढ़ने लगती है। यानी कहने का मतलब ये है, फिर बच्चों की जो इच्छाएं हैं वो भी कम करने की कोशिश की जाती है, मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है यहाँ पर एक तरीके से, और इसी तरीके से जो यहाँ पर हैप्पीनेस है लोगों की और सेटिस्फेक्शन वो भी बढ़ता है, और कहीं ना कहीं स्ट्रेस और डिप्रेशन कम होता है, और एजुकेशन लेवल भी बढ़ता है। तो ये कई सारी बातें देखने को मिलती है जहां यूनिवर्सल बेसिक
इनकम का फंडा निकल कर आता है। पर लेकिन उसके अपोजिट भी कई सारी बातें बोली जाती है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बोल रहे हैं। अगर यहां पर मनी ही नहीं आएगी तो आप लोग बेसिक इनकम कहां से लेकर आएंगे? तो पहले तो आप लोगों को कम से कम, लोग अगर कोई काम करते हैं तो आप लोगों को उनको इनकम दे, समझ में आता है। जो काम ही नहीं कर रहे हैं उनको इनकम देने का कोई मतलब बनता नहीं है, ये फंडा निकल कर आता है। हमारी कंट्री इतनी ज्यादा अमीर तो है नहीं, इतने रिसोर्सेज हमारे पास में, सबको आप लोग इक्वली यहां पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, वो फंडा निकल कर आता है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारी कंट्री का वो काफी कम है, टैक्स देने वाली जनता काफी कम है हमारी कंट्री में। सब ये सोचते हैं टैक्स को बचाया कैसे जाए, ये प्रॉब्लम निकल कर आती है। और इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम भी है। तो कंक्लूजन जो निकल के आता है वो यहां पर ये निकल के आता है कि किस तरीके से आप लोग इसको लेकर चल रहे हैं। यानी कि अगर हमारी ग्रोथ बढ़ रही है तो हम लोग कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो तीन बातें यहां पर बोली गई है। पहला तो बोला गया जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ठीक है, जिसको आप लोग एआरसी की रिपोर्ट बोलते हैं, और ये रिपोर्ट पढ़ी भी जाती है। तो इनमें जो जो बातें बोली गई हैं, हम एक सही डायरेक्शन में सोसाइटी को लेकर चल सकते हैं। एथिक्स के रिलेटेड भी यहां पर एक रिपोर्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की जब बात की जाती है अलग अलग लेवल पर, वो बहुत सारी बातें, कैसे हम लोग गरीबी पर फोकस देकर चल सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं, तमाम बातें हैं। यानी कि एक इंस्टीट्यूशनल जो बातें की जाती हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो सारी बातें हैं। तो कैसे लेकर चल सकते हैं वो यहां पर है। दूसरी बात की जा रही है जो हमारी कंट्री में जो भी आज के डेट में ये इस तरीके से इनकम प्रोवाइड कराने वाला एरिया है, या बैंकिंग सिस्टम है, या फिर दूसरा जो चेक करने वाला है कि हमारी कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, तो यहां पर भी एक प्रॉपर वे में काम होना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेटिव है, एक तरीके से जो वर्कर है, या फिर जिनको मिलना चाहिए उन्हीं को मिलना चाहिए, ये बात आप लोगों को फोकस देकर चलनी पड़ेगी। तीसरी बात यहां पर यह बोली गई है कि बेटर अप्लाइड करो अगर आप लोग आइडिया यूनिवर्सल बेसिक कैपिटल देन यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यानी कि जो मनी लोगों के पास में है तो वो एक यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ये नहीं कि जो अमीर के पास है उसके पास भी आप लोग पैसा दे रहे हैं और पैसा उसके पास में आ रहा है, और जो गरीब है उनके पास मतलब जितना उनको बेसिक इनकम दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है, अगर बेसिक इनकम की बात की जाए, अमीरी और गरीबी में आप लोग यहाँ पर डिफरेंस रखना पड़ेगा, यानी कि सबको देकर चलनी है। यूनिवर्सल बेसिक कैपिटल कहने का मतलब यहाँ पर यह मोटा मोटा तौर पर बोला जाए कि जो अमीर ज्यादा है उन पे से पैसा निकालकर गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो इस तरीके से करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये यूनिवर्सली फंडा आप लोगों का एक बार को कहलाया जा सकता है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे यहां पर जो आर्टिकल है उसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखने की कोशिश कीजिएगा, डिटेल में डिस्कस करता हूं। टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारी कंट्री में, जिसको आप लोग ट्राई बोलते हैं, ये इसके रिसेंटली अभी यहां पर बात निकल कर आई 1 फरवरी से हमारी कंट्री में जो ओल्ड डायरेक्ट टू होम डीटीएच या फिर लोकल एरिया ऑपरेटर हैं उनके लिए यहां पर इंप्लीमेंट की जाएगी रेगुलेशन। इंप्लीमेंट क्या की जाएगी, जो चैनल है आप लोग जो सा देखना चाहते हैं उसी के लिए आप लोगों को यहां पर पैसा देना पड़ेगा, यानी कि दूसरे के लिए आप लोगों को पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो चैनल आप लोग चाहते हैं उसी के लिए पैसा दे सकते हैं। ये चेंज जो यहां पर निकल कर आ रहे हैं जरूरी भी है, क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में डिजिटाइजेशन देखने को मिला। चैनल जो थे वो सारे डिजिटल बना दिए गए, सबने देखा होगा घरों में सेटअप बॉक्स लगाए गए छोटे छोटे, तो वो सारी बातें यहां पर निकल कर आई। तो मार्च 2017 से तो अब यहां पर ये ट्रांसपेरेंसी को ज्यादा मेंटेन रखने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आगे जो बातें की जा रही है वो बातें की जा रही है यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग देखते हैं, अगर लोगों को एक बार आइडिया हो जाता है तो उनको लगता है कि हाँ अब अपने हिसाब से काम करना चाहिए। तो जो रूल है वो फायदा पहुंचाने वाले हैं। ये बोला जा रहा है ए ला कार्टे बेसिस, यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहां पर ये है, एक तो आप लोग होटल में जाते हैं किसी में, वहां पर जाकर खाते हैं एक थाली, ठीक है, थाली में सब कुछ रहेगा, पनीर भी रहेगा, वहां पर मिठाई भी रहेगी, रोटी सलाद वगैरह सब आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी। दूसरा यहां पर यह है, आप लोग जाकर बोलो भैया ये इतना मटर पनीर ले आओ और यहाँ पर इतना आप लोगों को ये पालक पनीर लेके आना है, मतलब जो भी है उस तरीके से आप लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करो और उसी के लिए पे करो। थाली में कुछ ऐसी चीज भी होगी जो आप लोगों को पसंद नहीं है, पर वहां पर उसमें कॉम्बो है तो आएगी। तो वो कॉम्बो वाला फंडा हटा के यहां पर फंडा ये रखना है कि जो हम लोग को जरूरी है हम लोग वही लेंगे, इसके अलावा हम लोगों को पैसे पे ही नहीं करने हैं फालतू की चीजों के लिए। तो ये बात यहां पर बोली गई, और इसी के साथ में जो मैक्सिमम जो यहां पर प्राइस भी रखा गया वो भी यहां पर बोला गया कि हाँ इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड बोला गया कि स्क्रीन पर आनी चाहिए लोगों की, और लोग डिसाइड कर सकें कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, अपने हिसाब से कौन सा चैनल उनको रखना है और कौन सा चैनल नहीं रखना है, ये उनको इंडिपेंडेंसी दी गई। और डिस्ट्रीब्यूटर जो है यहाँ पर वो एक तरीके से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि जितना जरूरी है उतना ही चार्ज करेंगे, जितना खाना खाना है उतने के लिए ही पैसा दिया जाएगा, ये बात की गई। और ये एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट भी था। अगर यहां पर देखा जाए लोगों के जो ऊपर बिल का बर्डन पड़ रहा था, कुछ ऐसे चैनल थे जो जरूरी नहीं थे, कुछ ऐसे चैनल थे जो उनको कंफर्टेबल फील नहीं करा रहे थे, तो अब उनके लिए पे करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसी के साथ में जो कंज्यूमर है उसको पे करने की जरूरत है, तो बोला गया 100 चैनल का अगर फ्रेमवर्क आप लोग लेते हैं तो 130 यहां पर पे करना है। इसके साथ में अगर आप लोग आगे चल के इसको चैनल को बढ़ाते हैं, एडिशनल 25 लेते हैं, तो 20 रुपए पर स्लैब के हिसाब से चलना पड़ेगा, यानी कि
130 दे दिया 100 चैनल के लिए, अगर आप लोग सेटिस्फाई हैं सही बात है। अगर आप लोग एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा अगर 25 चैनल और ऐड करना चाहते हैं तो 130 में 20 रुपए ऐड कर दीजिए, यानी कि टोटल मिलाकर 150 रुपए यहां पर हो गए आप लोगों के, अगर अब आप लोगों के पास में यहां पर 125 चैनल हो जाते हैं तो ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको देख सकते हैं। कई बात ऐसी है कि देखिए लोगों से कई तरह ऐसे लोग रहते हैं जो कई आगे के 2-3 महीनों का भी एक तरीके से एनुअल प्लान ले लेते हैं, तो अब जो चेंज होगा 1 फरवरी से वो कैसे होगा, तो उसी तरीके से उसमें एडजस्टमेंट करके आगे उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नए पैकेज के हिसाब से, जो उसको बैलेंस बना लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जिसने एक्स्ट्रा पे कर रखा है उसको भी उसी तरीके से सोल्यूशन निकाल कर दिया जाएगा। मान लीजिए इसी तरीके से बिल्कुल जैसे आप लोग अभी मान लीजिए कोई प्लान आप लोगों ने ले रखा है, वो प्लान चल रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक और प्लान ऐड कर देंगे तो आगे से स्टार्ट होगा, ये नहीं कि अभी से इसमें से स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये इस तरीके से आप लोग मान लीजिए कोई प्लान चेंज हो रहा है तो जो पैसे निकल कर आएंगे उसको कट करके आगे फिर उसमें ऐड कर दिए जाएंगे नए वाले प्लान में। तो इस तरीके से यहाँ पर बातें आप लोग बोल सकते हैं। और आज की डेट में देखिए टेलीविजन की अगर आप लोग बात करते हैं तो टेलीविजन एक अलग तरीके से है। आज की डेट में टेलीविजन के कंपटीशन में इंटरनेट आ चुका है। लोग टेलीविजन देखना कम पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर अपने हाथ में कुछ नहीं होता है, इंटरनेट पर देखना चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। यूट्यूब, मोबाइल एप्लीकेशन, नेटफ्लिक्स या फिर अमेजन प्राइम वीडियो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है आज की डेट में लोग अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल रखना चाहते हैं, यानी कि किसी सामने वाले के हाथ में दे, जो चैनल उनको पसंद आ रहा है देखेंगे, जो चैनल नहीं पसंद आ रहा है उसको एकदम चेंज करेंगे। तो ये फंडा आज के डेट में हाथ में है। पैसे दे रहे हैं यहाँ पर, जो अमेजन की प्राइम वीडियो देखते हैं या फिर नेटफ्लिक्स पर आप लोग जाते हैं, वहां पर पैसे पे कर आप लोग देखते हैं, तो वहां पर आप लोगों के हिसाब से जो आप लोगों को चाहिए वही देखते हैं। ऐसा नहीं है टीवी में आए जा रहा है अपने हिसाब से ही, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पर फंडा आप लोग देखते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस पर लेकिन यहाँ पर फंडा ये निकल के आता है क्योंकि ये टीवी वगैरह तो कंट्रोल कर सकते हैं, पर लेकिन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब या फिर प्राइम वीडियो, ये इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो प्राइस रेगुलेशन उनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा, ये ओनली टीवी के ऊपर इंप्लीमेंट होगा। अगर बात करें फास्टर चेंजिंग कंपटीशन जो वर्ल्ड आज के डेट में चल रहा है, टीवी से हटकर लोग दूसरी जाहिर में जा रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं है कि इसमें ग्रोथ नहीं है। आज की डेट में इंडिया में 197 मिलियन जो लोग हैं वो यहां पर टीवी यूज कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में लगभग 100 मिलियन और लोग ऐसे हैं जो टीवी यूज आज नहीं कर रहे हैं, तो एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऐसी बात आप लोग नहीं बोल सकते कि इस फील्ड में ग्रोथ नहीं है। आगे जो बात बोली जा रही है वो रेगुलेटरी स्कीम के बारे में बोली जा रही है कि देखिए आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे इसको, तो इस तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है ट्राई के द्वारा, ताकि जो रेगुलेटर है और जो यहां पर सब्सक्राइबर है दोनों को फायदा देखने को मिले। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहां पर यह है अब जो वेबसाइट पर एक कैलकुलेटर रखा गया है जिसके बेस पर आप लोग खुद जाकर कितने चैनल आप लोग देख रहे हैं और उसके लिए कितना बिल आप लोगों को पे करना है वो आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी यहां पर आएगी और जो भी प्रॉब्लम है यहां पर हर्डल है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है, तो लोग और ज्यादा कनेक्टेड होंगे। देखिए एक इंसान कहां पर जाना पसंद करता है, मान लीजिए आप लोग को बोला जाए 2 डेस्टिनेशन है, एक जगह आप लोग आसानी से जाएंगे, पीने के लिए पानी भी मिलेगा, वॉशरूम की फैसिलिटी रहेगी, वहां पर जाकर आप लोगों को बैठना एक अच्छी वहां पर ऐसा एनवायरमेंट रहेगा, अगर गर्मी है तो एसी रहेगी, वरना और भी फैसिलिटीज वहां पर है, तो आप लोग वहां पर जाना पसंद करेंगे या फिर एक ऐसा जहां पर नीचे बैठा के चटाई बैठा दी और वहां पर जाकर बैठ जाओ और आप लोगों को बोला गया यहां पर आना है भैया मिलने के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं फैसिलिटी अच्छी रहेगी तो जनता वहां पर अपने आप आएगी। अगर अच्छे लेवल का आप लोग वहां पर उनको दिखाएंगे चीजें तो आराम से आकर वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके बारे में आप लोग को सोचना चाहिए। बाकी यहाँ पर डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, हल्का सा आप लोग देख लीजिए हमारी कंट्री में जो मानसून आती है वो सबसे ज्यादा मानसून किससे होती है, तो ये होती है यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून से, ठीक है ना। तो जो ये मानसून यहाँ से आती है इससे सबसे ज्यादा बारिश होती है। उसी के बारे में पैटर्न यहाँ पर दे रखा है। 2018 का जो यहाँ पर ईयर है उसको 4th वर्स्ट ईयर बोला गया है मानसून के द्वारा, ठीक है। यानी कि जो मानसून है वो अच्छा खासा नहीं देखने को मिला। अलग अलग एरिया में कहां पर कैसा रहा, कच्छ गुजरात में, झारखंड में, या फिर नॉर्थ ये डिवीजन जो कर्नाटक गया उसमें, या फिर अलग अलग एरिया में कहां पर कैसा मानसून रहा उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। एक बात आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो एमडीआई है वो यहाँ पर फोरकास्ट करता है कि हमारी कंट्री में मानसून कैसा रहने वाला है और उसी के बेस पर यहाँ पर ये रिजल्ट सुनाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो अभी रिसेंटली देखने को मिली, जो हमारी कंट्री के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस, ये हमारे बीच में नहीं रहे, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे और जिस तरीके से इनके द्वारा लाइफ जी गई वो एक ऐसी लाइफ है जिस तरीके से कि ये एक ऐसे तबके से उठकर नीचे से आए और आकर ये डिफेंस मिनिस्टर बने, तो ये एक सराहनीय बात आप लोग बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पर बात की जा रही है चिल्का लेक उड़ीसा में, तो काफी कुछ आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फ्लेमिंगोज और जो बर्ड्स हैं यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर मनमोहक दृश्य है। तो चिल्का लेक उड़ीसा में आप लोगों को देखने को मिलती है। बाकी नॉर्थ ईस्ट अलाइज जो बीजेपी की है वो चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर सिटीजन अमेंडमेंट जो बिल यहाँ पर लेकर आ रहे हैं वो यहाँ पर इसको अपोज कर रहे हैं, तो देखते हैं इसको क्या आगे किया जाएगा। चकमा कम्युनिटी जो आप लोगों को देखने को मिलेगी नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, वो चाह रहे हैं कि चाइना के जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तो ये बात निकल कर आ रही है, यानी कि जो माइनॉरिटी यहाँ पर है तो उसको भी इंक्लूड करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या बात की जा रही है यहाँ पर, तो देखते हैं क्या बातें आती है।
सॉरी चाइना नहीं है, इसको फिर से सुनिए एक बार, ये चीन है। यहाँ पर चीन रिफ्यूजी वो लोग होते हैं जो नॉर्मली म्यांमार से आते हैं, ठीक है ना। यानी कि जिस तरीके से हम लोग बांग्लादेश या फिर आप लोग बात करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसी तरीके से चीन रिफ्यूजी को भी आप लोगों को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो चीन रिफ्यूजी जो है यहाँ पर ये आ रहे हैं म्यांमार से, खासकर वेस्टर्न म्यांमार से, तो उनको भी इंक्लूड करने की बात की गई है। वेनेजुला के ऊपर यूएसए ने इंपोज कर दिया है यहाँ पर ये सैंक्शन, जो कि इसकी ऑयल फ्री में, तो काफी प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है। और जो हैवी ड्रिंक करते हैं वो ये बोला गया यहाँ पर, वो लोग जो है उनके जीन्स में भी यहाँ पर चेंज आ सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो दारू शराब वगैरह है उनसे दूर रहना चाहिए। बाकी आप लोगों से पूछा गया था, ये आप लोग यहाँ पर चिले देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये है पर्टिकुलर एरिया। अगर बात करें यहाँ पर, ये है सेंटागो, इसकी अगर कैपिटल की बात करें, और यहाँ पर चेलन पीसो यहाँ पर इसकी करेंसी है। बाकी साउथ अमेरिका की ये कंट्री है, ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग के सामने है। इंडिया के कंपेयर में अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं, ये यहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके से आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं। जो न्यू टेलीकॉम रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क अभी तैयार किया गया ट्राई के द्वारा, तो यहाँ पर कब से इंप्लीमेंट होने वाला है, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात की जा रही है हमारी कंट्री में 197 मिलियन जो आज के डेट में टीवी यूज कर रहे हैं लोग, अभी कितने और लोग बचे हुए हैं जिनको इसके अंदर लाया जा सकता है। 30 जनवरी 2019 कौन से नंबर की एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी के भी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। पीटी उषा के द्वारा यहाँ पर जो अभी सेटअप किया गया है एक इंस्टीट्यूशन, उसका नाम आप लोगों को बताना है, यानी काफी लंबे समय से सेटअप कर रखा है, इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है जहां पर बच्चों को सिखाती हैं ये खेल। इसी के साथ में आप लोगों को बताना है पीटी उषा ने जो मिस किया था ओलंपिक, 4th नंबर पर यहां पर ये आई थी, आप लोगों को बताना है कि कहां पर ये था, ठीक है, यानी कि कौन सा नाम था उसका ओलंपिक का, ये बताना है। कौन सी कम्युनिटी को यहां पर बोला गया है अभी रिसेंट, कौन सी कम्युनिटी के द्वारा कि यहां पर जो चीन है उन रिफ्यूजी को भी इंक्लूड करो सिटीजन अमेंडमेंट बिल के तहत। दूसरा, यूएसए ने किसके ऊपर सैंक्शन इंपोज किए हैं। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन, बाकी लेक्चर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ सभी आप लोग यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।